तो हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील कमल क्लासेस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक्स फिजिक्स। एटॉमिक्स फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बोर मॉडल्स। और बोर मॉडल्स में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं द पोस्टुलेट्स और बोर मॉडल, यानी जो चारों पोस्टुलेट्स थे उनको डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारा पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे वाले पहले वीडियो जो अपलोड किया वो देखें, और उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल वर्जन ऑफ बोर मॉडल, जिसमें हम जो बोर्स की चार पोस्टुलेट थी उनके जो उनसे हमें जो इक्वेशन मिली थी उन इक्वेशंस का यूज करके हम बोर मॉडल में रेडियस, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और तो ये सब हम आज इसमें बोर्स का मैथमेटिकल वर्जन में अध्ययन करेंगे। तो बोर्स का मॉडल है उसे डेफिनेट उसमें मतलब दो भाग में बांटा गया है। अगर पहला है फॉर इनफाइनाइट मास कंसीडरेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी पहले अगर हम मास है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन न्यूक्लियस का मान इनफाइनाइट मान लें, यानी बहुत बड़ा मान लें, तो उसके द्वारा अगर हम ये वेलोसिटी रेडियस फाइंड आउट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में उसको फाइनाइट मास लेंगे, यानी कुछ कैपिटल एम वगैरह कुछ मास कांस्टेंट लेंगे, और उसके द्वारा हम जो वेलोसिटी है, रेडियस है, एनर्जी है, वो पता करने की कोशिश करेंगे। तो पहले वाले पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं द एटॉमिक फिजिक्स उसमें इनफाइनाइट मास कंसीडरिंग द ऑफ न्यूक्लियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं मैथमेटिकल वर्जन ऑफ बोर मॉडल। इसमें पहला हम मान लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उसका न्यूक्लियस है उसका मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इनफाइनाइटली हेवी हो, मतलब बहुत ज्यादा भारी हो जो न्यूक्लियस है उसके लिए। तो फॉर इनफाइनाइट हेवी न्यूक्लियर मास, इस पर बेस हम उन चारों पोस्टुलेट का एक एक बार अध्ययन करते हैं। तो पहली पोस्टुलेट में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है न्यूक्लियस के चारों। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, और इसमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार चारों ओर मूव करता है। यह हमारा पाथ है इलेक्ट्रॉन का मूव करने का, और ये है न्यूक्लियस। तो फॉर इनफाइनाइटली हेवी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इस प्रकार मूव करता है, और ये मूव करता है किसके कारण, उसके कारण कूलम्बिक फोर्स काम करता है, और या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन के कारण दोनों बंधे हुए रहते हैं। तो पहला जो फोर्स लगेगा वो कूलम्बिक फोर्स में लगेगा। मान लेते हैं ये है ए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये है बी। तो इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स लगेगा कूलम्ब के कारण वो हो गया F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2। ये होता है फॉर्मूला इसका फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और तो इसमें अगर हम माने इसका वेट होता है ZE और इसका होता है E इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका होगा -E चार्ज। और यहाँ पे Z है वो है का एटॉमिक नंबर, हाँ Z है वो है एटॉमिक नंबर। तो
पहला जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ए के द्वारा बी पर लगाया गया फोर्स, वो हो गया 1/4πε0 Q1 हो गया। Q1 मान लेते ये ZE, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो -E, और ये हम इसका मान लेते हैं रेडियस है वो है R, तो ये हो गया R², डायरेक्शन हो गया ये। तो जब ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार इसमें मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो न्यूक्लियस है वो फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो इसके न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन के लगाया गया फोर्स का डायरेक्शन हो गया ये। सेकंड, अगर को हम जानते हैं कि अगर कोई जो इलेक्ट्रॉन है जो ये चार्ज पार्टिकल है वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसमें क्या होगा, उस पर एक फोर्स काम करेगा, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जिसका डायरेक्शन होगा, इसमें चार्ज पार्टिकल होने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स काम करता है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जिसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। तो यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है mv²/r। यहाँ पे v m है जो मास को डिनोट करता है, v है जो वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसका वो होगा mv²/r। ये दो इक्वेशन मिलती हैं हमें पोस्टुलेट फर्स्ट से, ये हमें मिल गई दो इक्वेशन, और यह एक बैलेंस्ड में होता है क्योंकि यह इसी में का पाथ में मूव कर रहा है, ना वो बाहर जा रहा ना अंदर जा रहा, तो ये दोनों बैलेंस होगी। बैलेंस मतलब इसके बराबर ये फोर्स होगा, तो सीधा सीधा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4πε0 to -ZE²/r², r will be equal to mv²/r। इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा -r², अगर इसका r² डायरेक्शन लेते हैं, अगर इसका ये r² डायरेक्शन है इस तरफ, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा -r²। तो इसके फर्स्ट पोस्टुलेट के अनुसार ये हो गई हमें इक्वेशन नंबर मिल गई 1। इसे हम एक तरफ लिख लेते हैं 1/4πε0 और -ZE²/r² इज इक्वल टू mv²/r। ये हमें इक्वेशन नंबर मिल गई 1। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट से हमें मिल गई ये इक्वेशन। सेकंड पोस्टुलेट को अगर हम देखें तो सेकंड पोस्टुलेट क्या बताती है। सेकंड पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में मूव करता है या फिर स्पेशल ऑर्बिट में मूव करता है, जिसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इंटीग्रल ऑफ h बार या nh/2π के बराबर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम हम देखे थे कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होता है r वेक्टर क्रॉस मोमेंटम। और अगर हम इसको क्रॉस को हटा दें तो ये हो जाएगा r p साइन थीटा। और p का वैल्यू जो होता है, p क्या होता है, p होता है लीनियर मोमेंटम। तो p का वैल्यू होता है mv, जिसमें m है वो मास को डिनोट करता है और v है जो वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो अगर हम इसमें इसका वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा, p की जगह हम लिख देंगे m
वी, ये आ गया साइन थीटा। अब साइन थीटा को देखें तो साइन थीटा है वो किसके किसके बीच का एंगल है? साइन थीटा है वो जो आर और वी, इसको अगर दोबारा ध्यान से देखें तो ये ऐसे ही तो है, ये आर है और पी। अब पी को हम क्या लिखे थे? एम वी। एम है वो लीनियर है, लीनियर मीन्स डायरेक्शन नहीं होता एम इसका। तो डायरेक्शन अब किसके किसके बीच में आएगा? तो आर है रेडियस और वी के बीच में। तो इन दोनों का अगर देखें तो ये है आर का डायरेक्शन, ये इस तरफ ऐसे, और वेलोसिटी है इस तरफ। तो इनके बीच में कितना डिग्री एंगल हो रहा है? कितना डिग्री आ रहा है? एंगल आ गया हमारा 90 डिग्री। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अगर रखें तो हमें मिलेगा आर एम वी इंटू 1। तो आर एम वी ये हमें मिल गया इसका वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस आर वेक्टर और एम वी वेक्टर। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसका जो वेक्टर है वो हट जाएगा और ये आ जाएगा आर एम वी। ये वैल्यू हम याद रखते थे यहाँ पर, ये आ गया आर एम वी इज इक्वल टू एन एच बार। यह इक्वेशन मिलती है हमें पोस्टुलेट नंबर सेकंड से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके और वेलोसिटी और रेडियस उसका वैल्यू पता करेंगे इन नॉन फैक्टर। नॉन फैक्टर इन द सेंस इसमें हमें आर का वैल्यू पता नहीं है, वी का पता नहीं है, जो जिन जिन चीजों को वैल्यू पता नहीं है उनको हम नॉन वैल्यूज में चेंज कर देंगे, जिससे कि हम उसका वैल्यू हमें पता हो और वैल्यू रख के उस चीज का और हमें रिजल्ट फाइंड आउट कर सकें। तो नोट कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम क्या कर देते हैं, अभी बाकी मिटा देते हैं और इन दोनों इक्वेशन से निकालते हैं वेलोसिटी। पहले हम वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो पहली इक्वेशन थी हमारी जो वो थी, जो पहली पोस्टुलेट से मिली थी वो थी आर एम वी इज इक्वल टू एन एच बार, इक्वेशन थी 1। और सेकेंड इक्वेशन थी -1/4πε0 जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले वैल्यू पता करते हैं आर का और वी का। तो हम क्या करते हैं, इसमें आर का वैल्यू पुट कर देते हैं। सेकंड इस इक्वेशन में अगर वी का वैल्यू पता करना है तो हम क्या कर देंगे, आर का वैल्यू इसमें इसका पता नहीं लगा सकते हैं, बाकी तो सब नॉन है। तो अगर हमें आर का वैल्यू पता चल जाए, कुछ नॉन फैक्टर में आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, वी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू के पता है की जगह हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 से ये। तो क्या करते हैं, आर को लिख लेते हैं एक तरफ आर और ये हमारा हो गया, नीचे आ गया एम वी, और इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं इसमें। तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हो गया आर इज इक्वल टू एन एस बार बाई एम वी। तो 4πε0 जेड ई स्क्वायर, और इससे एक आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया और यहां बचा एक आर, इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख दे रहे हैं। तो आर की जगह आ जाएगा एन एच बार और इधर आ जाएगा एम वी, और इसके इक्वल टू हो जाएगा हमारा
एम वी स्क्वायर। तो अब हमें एक भी इधर से मिल गया, तो एक भी से ये भी हो जाएगा कैंसिल, एम से हो गया कैंसिल ये, तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर एन एच बार और इज इक्वल टू वी। ये हमें इक्वेशन मिल गया। ये हमें मिल गया वैल्यू ऑफ v। अब हम क्या करते हैं, r का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो r का वैल्यू के लिए हम यही दो इक्वेशन यूज में लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं एक तरफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर एन एच बार इज इक्वल टू वी। अब फॉर कैलकुलेटिंग r हम क्या करेंगे, इसमें r का वैल्यू पता करना है। तो ये हमें इसको हटा देते हैं, सीधा लिख देते हैं, क्योंकि एक r स्क्वायर था, r स्क्वायर से एक r चला गया, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इस r को हटा के यहाँ पे एक r लिख दे रहे हैं, ये इस तरह। अब हमें v का वैल्यू पता चल गया, अब r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो या तो ऐसे करते हैं कि इसका वैल्यू है वो इस इक्वेशन में, v का वैल्यू है वो इस इक्वेशन में डाल देंगे तो r के फॉर्म में आ जाएगा, सीधा कर लेते हैं। या फिर क्या करते हैं, जो ये इक्वेशन है इसमें, इससे जो ये v आ रहा है उसमें उसका वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो उससे भी हमें r मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सीधा करते हैं, इसमें जो ये v फैक्टर आ रहा है इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं और r का वैल्यू पता करते हैं। तो r m v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर एन एच बार, और ये हो गया एन एच बार। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो हमें मिलेगा r इज इक्वल टू आएगा माइनस का एन एच बार का होल स्क्वायर और जेड ई का स्क्वायर और जेड ई आएगा नीचे, जेड ई का स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा हमें r का वैल्यू।